आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला की जो कुल संख्या होती है वो हमारी 52 होती है और मूलतः जो वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं। वर्णमाला का परिभाषा यानी वर्णमाला का परिभाषा क्या है इसके बारे में जानिए। तो जो छोटे छोटे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। छोटे छोटे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो वर्णमाला हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन यानी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए स्वर कहलाती है। यानी जिसे हमें बोलने में बिल्कुल आजादी हो, किसी की सहायता की जरूरत न हो, वह हमारी स्वर कहलाती है। स्वर के प्रकार स्वर कुल जो है 13 प्रकार के होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, अ। इसमें हमारे दो जो है आयोगवाहक स्वर है। आयोगवाहक स्वर कौन से है? अंग और अ। अंग और अ जो है ये हमारे आयोगवाहक स्वर है। इनको आयोगवाहक स्वर इसलिए कहते हैं कि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों छिपे होते हैं, इसलिए हम इन्हें आयोगवाहक स्वर कहते हैं। तो कुल स्वरों की अब संख्या हमारी 13 थी और मूलतः यदि उसमें से आयोगवाहक स्वर कुल संख्याओं में से स्वरों की 2 निकाल दी जाए तो मूलतः जो स्वरों की संख्या हो जाएगी हमारी 13 हो जाएगी। ये 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11। मूलतः स्वरों की संख्या हमारी हो जाएगी 11। अब इसमें जब आपके दादाजी वजह से आप कहेंगे तो कैसे पढ़ते थे? अ, आ, हर्षों का, दीर्घों का, यानी जो छोटी ई है और बड़ी ई है उसे हम इसको, ये जो छोटी ई है हमारी, इसे हर्ष या लघु स्वर कहते हैं। इसे हर्ष या लघु स्वर कहते हैं और इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ऊ को हम हर्ष या लघु स्वर कहेंगे और बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर कहेंगे। अब हर्ष स्वर क्या है, लघु स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है? तो लघु स्वर जिसके बोलने में जैसे हम बोलते हैं अ, आ, ई, यानी जिन वर्णों को बोलने में, जैसे हम छोटी ई बोलते हैं ई, इसको बोलने में हमारी सांस अंदर की तरफ जाती है और पेट हमारा अंदर की तरफ जाता है। यानी जब भी हम उच्चारण करें किसी वर्ण का, यदि हमारा पेट अंदर की तरफ जा रहा है, सांस भी अंदर की तरफ जा रही है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो जो हमारी ध्वनि निकल रही है, वो जो हमारी वर्ण की ध्वनि होगी वो छोटी ई या छोटी ऊ की होगी। जैसे आप छोटा ऊ भी बोलकर देख सकते हैं, छोटा ऊ, ऊ और ऊ। अब आप छोटा ऊ आप बोलेंगे ऊ तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। ऊ जब बोलेंगे बड़े ऊ को तो आपका पेट बाहर की तरफ जाएगा। तो बोलता हूं कि जब पेट अंदर की तरफ जाए तो हमारा यह लघु स्वर होगा और जब बोलता हूं कि पेट बाहर की तरफ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमारा दीर्घ स्वर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हर्ष या लघु स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम आएंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? आपके घरों में यदि भोजन बनता है तो उसमें नाना प्रकार के पकवान होते हैं, तब जाकर के उसको आप व्यंजन कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो क, ख, ग अंग है, यानी क से और आप ज्ञान तक पढ़ेंगे, इसको बोलने के लिए हमारे मुख की कोई ना कोई हिस्सा की सहायता की जरूरत होती है, तो इसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी हम अब क, ख, ग, घ अंग। अब क्या आपको ध्यान देने की बात है, हमारी आवाज कहाँ से शुरू होती है? तो कंठ से। क, ख, ग, घ अंग जब आप पढ़ेंगे तो इसमें को बोलने के लिए हमें कंठ की आवाज की जरूरत होती है।
इसलिए से हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन्हें क ख ग घ अंगों को हम कंठ की मदद से बोलते हैं, इसलिए इसे हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं या कंठीय वर्ण भी आप कह सकते हैं। उसके बाद से जब कंठ से हमारी आवाज जाती है तो कहां से आती है? तालु तक। जैसे च छ ज ज इय। इसे बोलने के लिए हमें तालु की सहायता होती है, इसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट ठ ड ध अड़। अब तालु से आवाज हमारी कहां तक आती है? तो मूर्धरा यानी मुख तक आती है। तो जब मुख तक आती है तो इसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जब कहे सर यह मूर्धन्य व्यंजन क्या है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ये आपका एक मुख का जबड़ा है और ये आपका मुख हो गया। ये आपका मान लिया ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है और ये आपकी जीवा है। ये जीवा जब भी आप ट बोलेंगे या ठ बोलेंगे तो ये जा करके आपके मुड़ करके यहां से तालु में टकराएगी। तो ट ठ ड ढ अड़ ये जब भी हम बोलेंगे तो हमारी जीवा जो होती है तालु से टकराती है, जो मुख से आवाज निकलती है, इसलिए इसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ये अड़ा जो है दो प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी आपका अड़ा है और ये भी आपका अड़ा है। इस अड़ा का प्रयोग आप लोगों ने रावण या रामायण में देखा होगा और इस अड़ा का प्रयोग आप पेड़ वगैरह लिखते हैं तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा। अब इसके बाद से जब हमारी तालु के बाद हमारी आवाज कहाँ जाती है? हमारी आवाज दंत तक जाती है, दंत तक जाती है। तो त थ द ध न, त थ द ध न। इस वर्ण को बोलने के लिए हमें दांत की आवश्यकता होती है, दांत के सहारे बोलते हैं, इसलिए इसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। अब है प फ ब भ म। प फ ब भ म ये हम किसके सहारे बोल रहे हैं? ओठ के। ये दोनों ओठ आपस में सट रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा होगा ओष्ठ व्यंजन होगा, क्योंकि इसे ओष्ठ की सहायता से बोला गया। अब आता है हमारा य र ल व। य र ल ये जब आप पढ़ेंगे तो आपकी सांस अंदर की तरफ जाती है और आपका पेट जो है अंदर की तरफ जाता है। यानी य र ल व बोल कर देखिए, इसलिए अंदर की तरफ हमारा जब है पेट जाता है, इसलिए इसे हम अंतस्थिय व्यंजन कहते हैं। इसके बाद से आता है तलावे स मूर्धन स दन स ह। जब भी हमें बोलेंगे स बोल करके देखिए, ह बोल करके देखिए, ह आपका उष्म व्यंजन इसे कहते हैं। आपका जो उष्म व्यंजन क्या है कि आपकी गर्म जो हवा है, गर्म जो सांस की हवा है वो बाहर की तरफ आती है, इसलिए हम इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन बच्चों? उष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद से आता है हमारा छ त्र अज्ञा। तो छ त्र और अज्ञा ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये दो वर्णों की सहायता से बनती है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम आपको कल बताएंगे पूर्ण रूप से कि अयोगक और मूलतः जो स्वर हैं या लघु स्वर या दीर्घ स्वर, इनका प्रयोग कहाँ होता है और स्वर और व्यंजन या आपस में मिलते हैं तो इनसे बनता क्या है। तो आप लोग कल समय से फिर हमारे क्लास में उपस्थित होइएगा। धन्यवाद।